जो सोशल सर्टिफिकेशन सिस्टम है आज का टॉपिक, उसके बारे में मैं जेनेरिक सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन जो ज़्यादातर जैसे हमेशा मैं एग्जांपल्स देता हूँ, ऑल दोस एग्जांपल्स आर गोइंग टू बी फ्रॉम इंडियन सोसाइटी। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं बाहर के रेफरेंसेस भी दूंगा जहाँ पे देना पड़ता है, लेकिन ज़्यादातर सोशोलॉजी ऑप्शनल भी हो जाए या यूपीएससी में जनरल स्टडीज़ में इंडियन सोसाइटी के टॉपिक पे हो जाए, आप डेफिनेटली आंसर लिख पाओगे जब मैं आपको बहुत इंडिया स्पेसिफिक अगर आपको मैं एग्जांपल्स दूंगा। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत मेरे बारे में बता देता हूँ। जो भी नए लोग हैं, मेरा नाम आदित्य किदारी है एंड काफ़ी कुछ पढ़ाई की है मैंने मेरे लाइफ में। यहाँ पे आप मेरे क्वालिफिकेशंस देख सकते हो स्लाइड पे। उसके बाद काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी बच्चों ने मेरे हेल्प से यूपीएससी क्रैक भी की है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब चैनल आदित्य केदारी है, फेसबुक पेज आरकाएस एकेडमी है और टेलीग्राम चैनल है आदित्य केदारी अंडरस्कोर करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आप डेफिनेटली इसको ज्वाइन कर सकते हो, इसको फॉलो कर सकते हो। उधर भी मैं ये कंटेंट डालते रहता हूँ, अलग अलग कंटेंट डालते रहता हूँ। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने जो बात की थी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। गुड इवनिंग रजनी, वेलकम टू द लेक्चर। लास्ट सेशन में हमने जो बात की थी उसमें हमने देखा था कि हमने सोशल ग्रुप्स के टाइप्स को हमने पढ़ाई की, जहाँ पे हमने प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप के बारे में पढ़ाई की, जिसके अंदर हमने देखा कि जो प्राइमरी ग्रुप होता है वो बहुत ही फेस टू फेस एसोसिएशन होता है, पर्सनल रिलेशनशिप होते हैं, इनफॉर्मल होता है, इंटीमिडेट होता है। ऐसा कोई स्पेसिफिक गोल नहीं होता है उस प्राइमरी ग्रुप का। वहाँ पे जैसे कि फैमिली, फ्रेंड सर्कल, आपका जो बहुत क्लोज रिलेटिव्स होते हैं आपके, वो सारा आपका आपके प्राइमरी ग्रुप में वो सब कुछ आता है। और दूसरा जो हमने बात की वो है सेकेंडरी ग्रुप, जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, आपका हॉस्पिटल, पुलिस, जहाँ पे आप आप सिर्फ गोल ओरिएंटेड ही रखते हो, फॉर्मल रिलेशनशिप होती है, क्लोजनेस कोई होता नहीं, इंटीमेटेसी कुछ होती नहीं है। बस आपका काम खत्म हो जाता है तो अपना एसोसिएशन भी आप उस ग्रुप से खत्म कर देते हो, अनलेस कोई थोड़ा सा इनफॉर्मल हो जाता है तो आगे जाके आप उस सेकेंडरी ग्रुप को क्या बता, वो सेकेंडरी ग्रुप आपका प्राइमरी ग्रुप भी बन सकता है। उसके बाद हमने देखा कम्युनिटी क्या होता है, सोसाइटी क्या होती है, एसोसिएशन क्या होता है। तो हमने देखा कि कम्युनिटी ये होती है, प्राइमरी ग्रुप होता है, और सोसाइटी और एसोसिएशन की जब मैं बात करता हूँ दैट इज अ सेकेंडरी ग्रुप, जो कि ज़्यादा इनफॉर्मल रिलेशन में बिलीव करते हैं, ज़्यादा गोल ओरिएंटेड रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स के बारे में। इन ग्रुप्स में हमने देखा कि जिस ग्रुप में हम ऑलरेडी बिलोंग करते हैं, तो आपका वही सेम, नॉर्मली आप जिस स्कूल में हो, आप जिस ऑफिस में काम करते हो, आप जिस फ्रेंड सर्कल में आप रहते हो, आपकी फैमिली हो जाए, ये आपका इन ग्रुप हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई स्पोर्ट्समैन है तो उसकी इंडियन क्रिकेट टीम वो इन ग्रुप है। आउट ग्रुप मतलब वो अब तक वो इंडियन क्रिकेट टीम में नहीं है, तो आउट ग्रुप मतलब जिसमें आप बिलोंग नहीं करते। और कई बार आप आउट ग्रुप में जब होते हो, तो आप जब ज्वाइन करना चाहते हो, व्हेन यू ट्राई टू ज्वाइन दैट ग्रुप, तो बहुत बार कभी कभी हॉस्टाइल रिएक्शंस भी आते हैं। स्पेसिफिकली जब वो ग्रुप बहुत ज़्यादा बड़ा हो, वो ग्रुप बहुत ज़्यादा डेफिनेट हो, कई बार आपको साबित करना पड़ता है कि आप उस ग्रुप को बिलोंग करते हो, आपको अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ती है। तो मैंने एग्जांपल दिया था कि महाराष्ट्र में जैसे नॉर्थ इंडिया से जब लोग यहाँ पे आते थे जॉब करने के लिए, तो उनको काफ़ी हॉस्टाइल रिएक्शंस मिलते थे। यहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस और लोकल पॉलिटिकल मोटिवेटेड लोग उनको तकलीफ देते थे। नॉर्मल आम जनता को कोई लेना देना नहीं होते, भाई आप किधर से भी आओ, किधर भी जाओ, डजेंट मैटर। एट द एंड ऑफ द डे सबको हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर इंसान का कि वो किधर भी जाके कमा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा रेफरेंस ग्रुप्स। तो हमने कल काफ़ी लोगों के रेफरेंस ग्रुप्स के बारे में भी डिस्कस किया। किसी का कोई कोई कैटरीना कैफ है, किसी का रजनीकांत है, किसी का महात्मा गांधी है, किसी का कोई आईएएस आईपीएस ऑफिशियल्स हैं। तो हमने ऐसे बहुत सारे रेफरेंस ग्रुप्स के बारे में हमने बात की, जिसकी तरह हम एस्पायर करते हैं, जिसकी तरह हम बनना चाहते हैं, उसको बोलते हैं रेफरेंस ग्रुप्स। जहाँ पे इट कैन बी अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और इट कैन बी अ होल ग्रुप, एक पूरा ग्रुप भी हो सकता है जिसको आप फॉलो करना चाहते हो, या आप कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल को भी आप फॉलो कर सकते हो। तो रेफरेंस ग्रुप्स में इंडिविजुअल भी हो सकता है या कोई सोशल ग्रुप भी हो सकता है पूरा के पूरा। एंड लास्ट जो हमने डिस्कस किया था वो था पीयर ग्रुप्स। पीयर ग्रुप्स मतलब नॉर्मली सेम एज ग्रुप के लोग जो साथ में रहते हैं, या प्रोफेशनली स्पीकिंग दो सब सिमिलर प्रोफेशन में काम करते हैं, उनको पीयर ग्रुप कहते हैं, जिनमें हम बिलोंग करते हैं। और कई बार ये जो पीयर ग्रुप होता है वो हम पे एक प्रेशर एग्जर्ट करते रहता है। हमेशा हमें कंपेयर किया जाता है हमारे पीयर्स के साथ। हमारे जैसे कि स्कूल में इतने सारे बच्चे आते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं, जान पहचान वाले होते हैं, तो हमेशा कंपेयर किया जाता है कि देखो उस बच्चे को ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, ये बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है, मेरा बच्चा इधर इम्प्रूव होना चाहिए। तुमको एक प्रेशर आता है आपको। कई बार ये प्रेशर एक्सटर्नल होता है या कई बार ये प्रेशर इंटरनल भी होता है कि आपको परफॉर्म करना है, आपको
यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ टू द वर्ल्ड दैट यू आर हैविंग सर्टन काइंड ऑफ एबिलिटी, वो पढ़ाई में हो या वो स्पोर्ट्स में हो या किसी भी एक्टिविटी में हो, आपको हमेशा अपने आप को साबित करना पड़ता है, तभी जाके लोग आपको रिकग्निशन देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, तभी जाके आपका सोसाइटी में स्टेटस बढ़ता है। और जैसे जैसे आप बड़े होते हो, प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो, तो आप जिनके लोगों के साथ आप काम करते हो, तो फिर उनके साथ कंपेयर किया जाता है कि ठीक है, ये इसने 10 साल में क्या अचीव किया, मैंने 10 साल में क्या अचीव किया, इसके पास 2 घर है, मेरे पास 3 घर है, इसके पास 4 कारें हैं, मेरे पास एक ही कार है। तो हमेशा ये जो पीयर होता है, हमारे पीयर ग्रुप जो होते हैं, उसी के साथ हम हमेशा कंपेयर करते रहते हैं। कई बार उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन भी आता है। वी फॉरगॉट व्हाट वी हैव, हम भूल जाते हैं कि हमारे पास क्या है, उसका वैल्यू करना हम छोड़ देते हैं। सो ऐसा नहीं करना है। वी हैव टू, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, ठीक है पीयर प्रेशर रहता है अपना, लेकिन हमेशा हमें हमारे खुद के साथ कम्पीट करना है, किसी और के साथ हमें कम्पीट नहीं करना है। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। लेकिन सोशियोलॉजिकली स्पीकिंग, पीयर ग्रुप डज हैव अ समवेयर डाउन द लाइन, इट डज हैव सर्टेन काइंड ऑफ प्रेशर ऑन योर बिहेवियर। तो ये हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या है, उसके बेसिक टाइप्स जो हैं सिस्टम से अलग अलग। स्लेवरी एक स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद स्टेट्स करके एक आता है, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। लेकिन जो ज्यादा हम फोकस करने वाले हैं वो है कास्ट, ठीक है। हमारी कास्ट सिस्टम जो है उसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं, और एंड में है वो क्लास सिस्टम है हमारी। ओके, तो मैं ज्यादातर रेफरेंसेस, जैसे मैंने आपको बोला कि इंडियन सोसाइटी के दूंगा, ताकि आप लोगों को एक्सप्लेन करने में आसानी भी होगी, आप उसको रिलेट भी कर पाओगे। सिर्फ जो स्टेट सिस्टम जो है वो आपको यूरोप में मिला करती थी पहले, आज के डेट में वो फ्यूडल सिस्टम, स्टेट सिस्टम जो है यूरोप में, वो इतनी ज़्यादा रिजिड नहीं रही है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जेनेरिक बात करेंगे। ऑलराइट, तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। विल स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट द सोशल स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम। तो जब मैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में मैं बात जब करता हूँ, तो हमारे समाज में स्ट्रैटास होते हैं। देखिए, अभी आप में से कई लोगों ने ज्योग्राफी की पढ़ाई की होगी, ठीक है। ज्योग्राफी की जब आप पढ़ाई करते हो तो उसके अंदर एक चैप्टर आता है सॉइल, सॉइल करके एक चैप्टर आता है, ठीक है। उस सॉइल चैप्टर के अंदर ऐसे वो जो ज़मीन होती है उसके अलग अलग लेयर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका ऊपर एक सॉइल का लेयर होता है, उसके नीचे अलग लेयर होता है, उसके नीचे रॉक्स होते हैं, उसके नीचे जैसे अर्थ का क्रस्ट जगह देखा, इनर क्रस्ट, आउटर क्रस्ट, मैंटल, ओके। तो ऐसे आपके सॉइल के अलग अलग स्ट्रैटाज होते हैं। उसी तरीके से समाज में भी अलग अलग स्ट्रैटा होते हैं। स्ट्रैटा मतलब क्या, सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी, और ये एक हायरार्की के लिए रहते हैं, टॉप टू बॉटम रहता है। जैसे अगर मैं, जैसे हमने बताया कि स्लेवरी सिस्टम में अगर मैं, जी बिल्कुल नोएशा, एक हायरार्की की तरह होता है, टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप, जिस आपका नजरिया होता है देखने का। कि अगर मैं किसी स्लेवरी सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो 2 ही स्ट्राटा है, एक तो ओनर्स और एक है स्लेव्स, दैट्स इट। 2 ही स्ट्राटा होते हैं। स्टेट में 3 स्ट्राटा है, कास्ट सिस्टम में 4 स्ट्राटा है, क्लास में और ज्यादा स्ट्राटाज है, मतलब अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, मिडिल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर लोअर क्लास। ऐसे अगर आप देखा जाए तो आप पूरी क्लास सिस्टम की बहुत ज्यादा हायरार्की कर सकते हो। उसके अलग अलग क्राइटेरिया करके आप समाज के क्राइटेरिया कर सकते हो, ठीक है। तो स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज बिटवीन ग्रुप्स। सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखना पड़ेगा जो वर्ड मैंने इस्तेमाल किया है इसके अंदर, स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज। हमारे समाज में ये ऑलरेडी है, ओके। स्ट्रक्चर्ड मतलब हमारा जो इंटरेक्शन होता है, हमारा जो इंटरेक्शन करने का जो पैटर्न होता है एक दूसरे के साथ, वो इन इनइक्वालिटीज के बेसिस पे होता है। जैसे कि अगर मैं क्लास सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो ये जो इनइक्वालिटीज होती हैं वो आपके बिहेवियर में इम्पैक्ट करती हैं। अगर आप, कोई गरीब आदमी आपसे कोई बात कर रहा है, तो उसके साथ आप एक अलग तरीके से बात करते हो। अगर कोई बहुत अमीर आदमी है तो उसके साथ आप अलग तरीके से बात करते हो, अपने आप को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। तो ये जो इनइक्वालिटीज होती हैं वो हमारे सोशल बिहेवियर को भी एक तरीके से गाइड करती हैं, कंट्रोल करती हैं। पुराने ज़माने में 200-300 साल पहले जब कास्ट सिस्टम जो हुआ करती थी, वो भी आपका बिहेवियरल पैटर्न, आपका बात करने का, आपका बर्ताव करने का लोगों के साथ, वो डिफाइन करता था। कि जैसे फॉर एग्जांपल अनटचेबल्स के साथ कोई भी बात नहीं करता था, उनको कोई छूता नहीं था, उनको बिल्कुल तुच्छ नज़र से देखा जाता था। तो ऐसे 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 वक्त आपका जो बिहेवियरल पैटर्न है, ये जो इनइक्वालिटीज़ है हमारे समाज में, वो सेट करता है। बहुत ही कम लोग होते थे जो सभी लोगों को समान देखते थे, और वही हमारे आगे जाके सोशल रिफॉर्मर्स बने। जैसे कि महात्मा ज्योतिबा फुले हो गई, सावित्रीबाई फुले हो गई, उसके बाद आपके बाबा साहेब अम्बेडकर हो गए, महात्मा गांधी हो गए, जिन्होंने सारे लोगों को समान देखा। उन्होंने बोला कि नहीं, हम किसी को ऐसा
डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, चाहे वो उनका इकोनॉमिक स्टेटस हो, पॉलिटिकल स्टेटस हो, चाहे वो उनका कास्ट हो, चाहे उनकी रिलीजन हो, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। तो जो लोगों ने डिस्क्रिमिनेट नहीं किया वो आगे जाके सोशल रिफॉर्मर्स बन गए, और हम सोशोलॉजी में उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सोशोलॉजी में उनके ऊपर थियरीज लिखी गई, सोशोलॉजी में उनके ऊपर चैप्टर्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, इन सब लोगों के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इन लोगों ने ये स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज को कम करने की कोशिश की, जो समाज में ये जो स्ट्रेटाज हैं इनको कम करने की कोशिश की, इनका जो वाटर टाइट कंपार्टमेंटलाइजेशन है इनको कम करने की इन्होंने कोशिश की है, बिल्कुल। और ये समाज में स्ट्रक्चर्ड है, मतलब बिल्ट है कि हमारे समाज में ये होता ही है। ऑलराइट, इसको हम हटा नहीं सकते। जब भी किसी ने भी इसको पूरी तरीके से हटाने की कोशिश की है, बहुत ज्यादा वायलेंट रिएक्शन आई है। तो क्यों? क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा रीजन होता है कि इनइक्वालिटीज इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेस टू मटेरियल और सिंबॉलिक रिवॉर्ड्स। मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड हो जाए या कोई सिंबॉलिक रिवॉर्ड हो, मतलब कोई बड़ा रिकग्निशन हो गया, कोई बहुत बड़ा अवार्ड हो गया, या पैसे की बात हो जाए, तो नॉर्मली जो अगर मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि अमीर आदमी अमीर होते जाता है, गरीब आदमी गरीब होते जाता है, या जो बंदा पॉलिटिकली पावरफुल है उसको ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उसको ज़्यादा सैलरी मिलती है, वो ज़्यादा डिक्टेट करता है कि समाज में रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे बनने चाहिए, क्योंकि वो पॉलिटिकली पावरफुल बंदा है। इकोनॉमिकली पावरफुल लोगों को अलग मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं। तो जो गरीब आदमी होता है, गरीब इंसान जो होता है, दैट पर्टिकुलर पुअर पर्सन डज नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन ऑल्सो, हेल्थ ऑल्सो, मतलब वो नॉर्मल हॉस्पिटल जाने से पहले भी 2 बार सोचता है। फॉर एग्जाम्पल कोई गरीब आदमी, उसको कोरोना हो गया, वो बोलेगा कौन खर्चा देगा इतना सारा, कौन मेरा टेस्टिंग करेगा, टेस्टिंग के पैसे कौन देगा। तो कई बार ये लोग दे डाई बिकॉज ऑफ सर्टन डिजीजेस, चाहे इतनी सिंपल निमोनिया जैसे डिजीज हो, या कोई कोई खांसी हो, या कोई टेम्परेचर हो, ऐसे डिजीज से भी लोग मर जाते हैं। कई बच्चे होते हैं जो 5 साल के पहले ही गुजर जाते हैं क्योंकि उनको सही तरीके से मेडिकल हेल्प नहीं मिलती। दिस इज द इनइक्वालिटीज विच आर एग्जिस्टिंग इन अवर सोसाइटी, जिसको हमको कम करना है। इसकी वजह से ही गवर्नमेंट हम फॉर्म करते हैं, हम लोगों को इलेक्ट करते हैं, ताकि गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाए इन लोगों को हेल्प करने के लिए। ऑलराइट, गवर्नमेंट ने ऐसे लॉज, ऐसे पॉलिसी बनाने चाहिए कि जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस हैं हमारे समाज में, इन समाज को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स लेने चाहिए, और गवर्नमेंट स्टेप जरूर लेती है। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटीज की वजह से कई सेक्शंस को मटेरियल्स और जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो ज्यादा मिलते हैं, और कई ज्यादा सेक्शन, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है जो लोअर कैटेगरी में आता है, उनको ये बिल्कुल नहीं मिलता है। सो ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है समाज में, इसको कम करने के लिए हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि एक स्ट्रेटा ऑफ, इट्स फॉर्म ऑफ हायरार्की, जो कि हम आगे जाके क्लास सिस्टम, कास्ट सिस्टम, स्लेवरी में हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी इज ऑल्सो विद रिगार्ड्स टू पावर एंड एडवांटेज। ठीक है, जब भी जिसके पास पावर होता है उसके पास एडवांटेज नेचुरली आ जाता है। जो भी, अब वो पावर, पावर सिर्फ फिजिकल पावर नहीं होती कि आपका बस फिजिकल बलवान हो। वो पुराने जमाने में जो जिसकी लाठी उसका भैंस हुआ करता था, फिजिकल पावर उसकी जगह पे इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं पॉलिटिकल पावर की बात करूं, मैं अगर इकोनॉमिक पावर की बात करूं, इवन स्पिरिचुअल पावर की बात करूं, कि जो ये होते हैं, लोगों को भटकाते हैं, मैं बाबा हूं और मैं आपके भला कर दूंगा, इन लोगों को भी पावर होता है कि लोग उनको फॉलो करते हैं। और उसके वजह से जिन लोगों के पास ज्यादा पॉलिटिकल पावर होती है, उन लोगों के पास एडवांटेज भी होता है। उन लोगों को जल्दी बिजनेस सेटअप करने में मिल जाती है, बैंक में लोन जल्दी मिल जाते हैं उनको, लोग दे हैव लॉट ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी टू इवन सफर लॉसेस। लेकिन कोई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास आदमी ने बिजनेस खोला और वो अगर वो लॉसेस सफर करता है, देन दैट पर्सन इज नॉट एबल टू सर्वाइव इन द मार्केट। तो रजनी कह रही कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी नहीं होती ना सर प्रॉपरली। एग्जैक्टली, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है हमारे देश में या कोई भी देश में, पॉलिसीज बहुत बढ़िया बढ़िया हम फॉर्मुलेट कर लेते हैं, लेकिन द प्रॉब्लम इज उसका इम्प्लीमेंटेशन। अभी इम्प्लीमेंट कौन करता है? हमारे समाज के लोग करते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, पॉलिटिशियंस हो गए, ब्यूरोक्रेट्स हो गए, आपका सिंपल हवलदार हो गया, या कोई सरपंच हो गया, वो हो गया, वो हमारे समाज का एक पार्ट है। वो इंसान, हम इंडियन ही होते हैं, कोई फॉरेनर तो है नहीं ब्रिटिश की तरह की पहले बोला करते थे कि ब्रिटिशर्स लोग लूटने आए। लेकिन अभी हमारा ही बहुत, हमारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो दे डोंट केयर, क्योंकि उनके घर में तो 2 टाइम का खाना मिल रहा है, इसके लिए उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, सो ऐसे सिचुएशन में इनइक्वालिटी इज विद रिस्पेक्ट टू रिवॉर्ड्स, inequality is with respect to power, inequality is with respect to symbolic things like ओके किसी को कोई recognition मिलता है तो जो politically powerful या economically powerful होता है उसको मिलता है। ऑल राइट, अभी इसका जो इम्पैक्ट होता है कि बिकॉज ऑफ दिस इनइक्वालिटीज जो होती हैं समाज में, उसका इम्पैक्ट क्या होता है? देखो, एक्सेस टू हेल्थ, जैसे मैंने आपको बताया
कि आप सिंपल सी चीजें होती है हेल्थ की, भैया मुझे मेडिसिन लेना है, मुझे डॉक्टर से मिलना है, तो जो गरीब लोग होते हैं वो तो डॉक्टर का फीस नहीं भर सकते, मेडिसिन के पैसे नहीं भर सकते। ऑलराइट, तो इनको उसका एक्सेस भी नहीं मिलता है। और उसी जगह पे अगर आप कोई सेलिब्रिटी की बात करो, भैया अमिताभ बच्चन की फैमिली, अभी उनको कोरोना हो गया था तो उनको तो वो अंबानी के हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ पे तो उनको बहुत बढ़िया फैसिलिटीज दी, अलग से रूम, पूरे उनकी प्राइवेसी मेंटेन की गई कि कोई मीडिया लोग या कोई भी लोग उनको जाके तकलीफ ना दे। उनको पूरा A1 क्लास वन सर्विस दी गई और उन्होंने उसके उतने पैसे भी भरे। क्या पता कितना बिल आएगा, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, उन्होंने ऐसे भर दिए होंगे, 10-15 लाख रुपए। लेकिन 10 रुपए तक गरीब आदमी नहीं दे सकता। ये जो इतना जो इनइक्वालिटीज है हमारे समाज में, इतनी इतनी बड़ी इनइक्वालिटीज जो है, इतना गैप जो है ना, तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लॉन्जिटिविटी भी, अगर मैंने जैसे बोला कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं छोटे छोटे, 4-5 साल के, 5 साल के अंदर ही जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है इंडिया में। औरतें जो होती हैं गांव में जिनको हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, तो बहुत बार प्रेगनेंसी के वक्त बेबी डिलीवरी हॉस्पिटल में नहीं होने के कारण कई सी औरतें होती हैं वो मर जाती हैं डिलीवरी के वक्त। इन लोगों को, या सुष्मिता आपने बिल्कुल कहा कि लेस एक्सेस टू बेसिक चीज़ें हैं ये। हॉस्पिटल, अगर मैं बात करूँ, हेल्थ, एजुकेशन, ये ऐसी चीज़ें हैं कि सैनिटेशन, अगर सैनिटेशन की बात करूँ, 2 वक्त का खाना हो गया, ये बेसिक चीज़ें तक लोगों को नहीं मिलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने जैसे कहा, लॉन्जिटिविटी, ये बहुत बार बच्चे बहुत कम उम्र में मर जाते हैं क्योंकि उनको सही मेडिसिन नहीं मिलता है, वैक्सीनेशन नहीं होता है, उनको पता भी नहीं होता है कि ऐसी कोई चीज़ें होती है। उसके बाद जो सोशल सिक्योरिटी की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, कोई नॉर्मली जो गरीब लोग होते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, ठीक है, तो उनको कोई प्रोविडेंट फंड नहीं होता है, उनका कोई पेंशन नहीं होता है। और जो लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं उनको प्रॉपर सैलरी मिलती है। अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है तो लेबर कोर्ट में जाके लेबर कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन जो वही अगर काम वाली बाई होती है, जो बर्तन मांजने वाली होती है, वो देखो उनका सबका भी 2 वक्त खाने का रोटी में प्रॉब्लम हो गया। जो लोग सब्जी बेचते हैं रास्ते पे, गाड़े पे जो पान बेचते हैं, पान वाले, नॉर्मल जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, उनको तो बिल्कुल कोई सिक्योरिटी नहीं है। इसके लिए तो लोग रास्ते पे आ गए हैं, क्राइम रेट बढ़ गया है। और अभी कोविड-19 में बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं, ऊपर से पुलिस वाले भी डंडों से मार रहे हैं, तो करे क्या, सब तरफ से उनकी बैंड बज चुकी है गरीब लोगों की। तो इसमें हमें हेल्प करना चाहिए ऐसे लोगों का। जब भी सारा रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाएगा तो ऐसे लोगों को अगर आप 100-200 रुपये ज़्यादा भी दे दोगे तो भी आपको इतना नहीं फर्क पड़ेगा, आप फिर से कमा लोगे, लेकिन इन लोगों को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अश्विक कह रहा है कि सर बेसिक नेसेसिटीज, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हॉस्पिटैलिटी, बिल्कुल ये इतनी चीज़ें भी इन लोगों के पास नहीं होती। मैंने देखा है कि जो माइग्रेंट्स थे बहुत सारे, वो तो रास्तों पे काफ़ी माइग्रेंट्स ट्रैवल कर करके रास्ते में मर गए कि इनको खाना नहीं मिला, कोई रहने के लिए जगह नहीं है, कोई बस स्टॉप पे, रेलवे स्टेशन पे सो रहे हैं, इनके पास घर रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं है, ठीक तरीके से पहनने के लिए कपड़े नहीं है, नहाने के लिए बाथरूम नहीं है, वॉशरूम नहीं है, टॉयलेट नहीं है जाने के लिए, हॉस्पिटल तो बहुत दूर की बात है। अगेन एजुकेशन भी देखा जाए तो अगर आप आज के डेट में एजुकेशन सेक्टर की बात करोगे तो इतनी सारी, अगर आपको अच्छा इंस्टीट्यूशन में जाना है तो भैया फीस 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख फीस है। अगर हायर एजुकेशन की बात करो, सिंपल सा अगर आपको स्कूल में एडमिशन चाहिए तो 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख डोनेशन भरना पड़ता है। अरे यार, बच्चे को जूनियर केजी में डाल रहा हूँ क्या, थोड़ी ना कोई एस्ट्रोनॉट बना रहा हूँ, जूनियर केजी में डालने के लिए 5 लाख रुपए लोग भर रहे हैं। तो ये एजुकेशनल को सभी को एक्सेस नहीं मिलता है। उसके बाद जो वर्क हो गया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो गया, ये सारी चीजें मैटर करती हैं लाइफ में, डे टू लाइफ में। क्योंकि क्या होता है कि ऐसी चीजों में जो लोग ऑलरेडी पावरफुल पोजीशंस में हैं, वो लोगों को ये इजीली मिल जाता है। जैसे कि अभी फिल्म इंडस्ट्री का अगर मैं एग्जांपल दूं, तो फिल्म इंडस्ट्री में जो ऑलरेडी बहुत सालों से जो फैमिलीज इसके अंदर रूल कर रही हैं, जो परफॉर्म कर रही हैं, वो किसी आउटसाइडर को आने ही नहीं देती है। वो डिफिकल्टीज क्रिएट करती हैं। मीडिया भी इन लोगों को सपोर्ट नहीं करता है क्योंकि इन मीडिया को पैसा दिया जाता है, पैसा खिलाया जाता है कि आप सिर्फ हमारे स्टार किड्स को ही प्रमोट करो, आप ही इन लोगों को प्रमोट करो, इनको इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर दो, इनको ब्रांड्स दो। तो आराम से एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट तापसी पन्नू ने दिया था, विच मैंने उसको काफ़ी लाइक, मुझे अच्छा लगा तापसी पन्नू का, कि मेरे से ज़्यादा वो जो सैफ अली खान का बच्चा है तैमूर, उसके बारे में ज़्यादा न्यूज़ आती है। सो नेपोटिज्म इतना है कि अब क्या कहें। तो तापसी पन्नू ने कहा कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मैं फिलहाल इतना काम करती हूँ, और वो बोलती है कि वो तैमूर जो है उसको मेरे से ज़्यादा न्यूज़ मिलती है, उस पर ज़्यादा लिखा जाता है। इट्स रियली रिडिकुलस समटाइम्स कि हमारा मीडिया कितना होपलेस है। इन सर्टेन एस्पेक्ट्स अगर आप देखोगे तो कहीं पे हमने अच्छा काम करता है मीडिया,
लेकिन कई बार बकवास बातें ही करते रहता है मीडिया हमारा। तो इसके लिए हमें एज अ अभी अभी IAS IPS की प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि अगर आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर पढ़ते समय अपना खुद का एक ओपिनियन जरूर रखिएगा। न्यूज़पेपर वाले ने लिख दिया तो बस आपने उसको छाप दिया आंसर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल रजनी, आपने बिल्कुल वही कहा कि बायस, मीडिया में बहुत बायस है। बायस तो बहुत सिंपल वर्ड दे दिया, मीडिया करप्ट है, सिंपल। सबसे ज्यादा कोई करप्ट होगा इस दुनिया में तो वो हर देश की मीडिया है। दोनों तरफ से पैसा खाते हैं, जो ज्यादा पैसा देता है उसकी न्यूज चलाते हैं, ठीक है। तो हमें जब जब भी हम न्यूज पढ़ते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका खुद का एक ओपिनियन हो। येलो जर्नलिज्म, बिल्कुल नौशा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अपना खुद का ओपिनियन होना चाहिए। मैं अगर अपना खुद का एग्जांपल देता हूँ, जब मैं प्रिपरेशन करता था तब द हिंदू में एक आर्टिकल आया था नरेगा के बारे में, या आप लोग उसको मनरेगा बोलते हैं, महाराष्ट्र महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ऑलराइट। तो इसमें एक आर्टिकल आया था द हिंदू में जहां पे लिखा गया था कि यहाँ पे ये जो एक्ट है, ये जो पॉलिसी है, इसमें इतना करप्शन है कि फेक वर्कर को नाम लिखे जाते हैं, पैसा बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, वेजेस नहीं दिए जाते गरीब लोगों को, उन लोगों से काम करने के बावजूद उन लोगों को पैसे नहीं दिया जाता है। कई बार मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि काम जल्दी हो जाए और उस बंदे का प्रमोशन जल्दी हो। और सिर्फ उस पॉलिसी के बारे में नेगेटिव ही बोल रहे था, वो पूरा आर्टिकल पूरा नेगेटिव बोल रहा था। लेकिन भाई नरेगा की वजह से या मनरेगा की वजह से ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, पावर्टी एलिवेशन होता है, लोगों को तब जॉब मिलती है जब खेती बाड़ी करने का किसी के पास कोई स्कोप नहीं होता है। उसके वजह से कई लोग होते हैं जो शहरों में नहीं जाते, अपने गांव में रह के ही काम करके पैसा कमाते हैं। तो अर्बनाइजेशन जो होती है या जो माइग्रेशन होता है वो कम होता है, तो इसकी वजह से स्लम्स नहीं बनते, उसकी वजह से पोल्यूशन नहीं होता, उसकी वजह से क्राइम रेट नहीं बढ़ता। इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो मैंने सिर्फ इतना ही लिया वो पूरे आर्टिकल में से कि भैया कि जो वेजेस होते हैं ना वर्कर को, वो टाइम पे नहीं मिलते या नहीं मिलते, या कभी कभी मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ऐसा नरेगा में क्लियर किया बताया है कि आप ज़्यादा मशीन्स का इस्तेमाल करके आप काम नहीं कर सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा आप मैनुअल लोगों से काम करवा के लो, ठीक है। तो ये ऐसे इस तरीके से न्यूज़पेपर पढ़ना, इस तरीके से करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है सोशल मोबिलिटी के बारे में। सोशल मोबिलिटी मतलब कि एक स्ट्राटा से दूसरे स्ट्राटा जाना, कि लोअर स्ट्राटा से अपर स्ट्राटा या वाइस वर्सा, आप ऊपर से नीचे भी आ सकते हो, कि गरीब से अमीर होना या अमीर से गरीब होना। दिस इज कॉल्ड ए सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी का मतलब क्या? मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह पे, उसको बोलते हैं मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी मतलब मोबिलिटी फ्रॉम वन स्ट्राटा टू अनदर स्ट्राटा। तो एक तो ये डायरेक्शन सोशल मोबिलिटी का अपवर्ड हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। कोई अमीर आदमी गरीब भी हो सकता है और कोई गरीब आदमी अमीर भी बन सकता है। ये रविंद्र जी ने कुछ कहा है, फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन विदाउट फैक्ट इज डेंजरस। बिल्कुल सही, रविंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा कि मीडिया वो अपना काम करती रहती है, लेकिन पूरी न्यूज पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं अभी अभी आपको रिसेंटली अभी आपको बताता हूँ कि कोरोना में एक गवर्नमेंट ने बताया कि जो हेल्थ क्लब्स हैं, जिम्स हैं, मॉल्स हैं, थिएटर्स हैं, वो ओपन होंगे, ठीक है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि इट इज अप टू द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक द गाइडलाइंस, ठीक है। गाइडलाइंस बनाना जरूरी है। तो गाइडलाइंस, अभी महाराष्ट्र का अगर मैं एग्जांपल दूं तो महाराष्ट्र में अब तक हेल्थ क्लब जिम्स खुले नहीं है, ठीक है। दे हैव नॉट ओपन बिकॉज द गवर्नमेंट हैज नॉट गिवन द गाइडलाइंस। गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अभी भी लगता है कि कोरोना अभी भी कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए उन्होंने गाइडलाइंस अब तक तो भी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए। तो अभी मुझे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ओपन तो कर दिया था, अभी तो क्यों खोल नहीं रहे जिम्स? जो भी फिटनेस फ्रीक्स लोग होते हैं वो बोल रहे हैं ऐसे कैसे, मैंने तो न्यूज़ में पढ़ा है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो अलाउ किया, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों नहीं ओपन कर रहा है? मैंने बोला बेटा पूरा पूरा न्यूज़ आर्टिकल पढ़ो, सिर्फ हेडिंग हेडिंग पढ़ के तुम भागो मत। आप बस हेडिंग पढ़ रहे हो और अपना ओपिनियन डिसाइड करो। ये सबसे सोशल मीडिया का सबसे बुरा पार्ट यही होता है कि हम सिर्फ हेडिंग पढ़ते हैं, अंदर का जो आर्टिकल होता है कोई पढ़ता नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है कि जब आप IAS IPS के लिए प्रिपरेशन करते हो और कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है, वो सिर्फ हेडिंग पढ़ता है, छोड़ देता है, क्या जिम खुल गई? नहीं भाई, जिम तभी खुलेंगे जब स्टेट गवर्नमेंट उसको कोई गाइडलाइंस देगा, तब तक खुलेंगे नहीं। ये किसी को नहीं मालूम। सो दे आर ओनली गिविंग हाफ द ट्रूथ। तो ये जो सोशल मोबिलिटी की मैं बात कर रहा था कि देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स की जिसकी, जैसे अगर कोई गरीब लड़का है, उसने अच्छी पढ़ाई की, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया तो आप देखते होंगे कि पेट्रोल पंप पे काम करने वाले बेटे का लड़का IPS IAS बन गया, वो खुद पेट्रोल पंप पे काम करता था। या कोई कोई मिस इंडिया, कुछ मिस इंडिया की कंटेस्टेंट थी, वो भी IAS बन गई या वो भी सिलेक्ट हो गई यूपीएससी में। हम सुनते हैं कि भैया गरीब कोई खेतीबाड़ी का लड़का है, बहुत गरीब आदमी का लड़का है, वो भी IAS बन गया। कोई विजुअली इम्पेयर्ड है जिसको ठीक से दिखाई नहीं देता,
ऐश्वर्या शरोन, देखो सुष्मिता सुष्मिता काफ़ी न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ती है। मैं नाम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता, नाम मेरे को याद भी नहीं रहते। लेकिन मेरा लिए तो ऐसा ही है कि भाई अब उस पे पूरे आर्टिकल्स आ रहे हैं, उसको सडनली सेलिब्रिटी स्टेटस मिल रहा है। अरे क्या है, ठीक है ना, एग्जाम क्रैक करके वो पास हो गया है, हम भी बनेंगे, उसमें क्या है, इतना बड़ा क्या है। देखो मोहन ने तो रैंक भी बता दी, बढ़िया। इतना देखा, ये होता है मीडिया का इन्फ्लुएंस, कि क्या रैंक है, दिखती कैसी है, तो सडनली उसके इंस्टाग्राम पे उसके फॉलोअर बढ़ गए होंगे, वो सेलिब्रिटी बन गई। ठीक है। यस, हमें बनना है और हमें कोई सेलिब्रिटी नहीं बनना है। हमेशा याद रखना, आईएएस आईपीएस बन के आप सेलिब्रिटी नहीं बनते हो, आप एक पब्लिक सर्वेंट बनते हो। आपको आपको कम्युनिटी के लिए काम करना है। आपको हवा नहीं करनी कि मैं आईएएस बन, सिंघम नहीं बनने का है अपने को। ठीक है, अपने को सिंघम बिंगम नहीं बनने का, बनने भी नहीं देगा कोई। लेकिन हमें काम करना है। एंड पब्लिक सर्वेंट ऑलवेज एक्ट्स बिहाइंड द कर्टन्स। कर्टन के आगे जो होता है वो पॉलिटिशियन होता है। हम हमेशा दरवाजे के पीछे, पर्दे के पीछे बैठ के, वी आर द अनसंग हीरोज। आईएएस आईपीएस आर द अनसंग हीरोज। उनके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन वही होते हैं वो जो पूरा गवर्नमेंट चलाते हैं, पूरा सरकार आईएएस आईपीएस ही चलाते हैं। इसके लिए बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी, बड़े बड़े अच्छे मेरिट बेस्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, उनके उनके आगे हाथ जोड़ते हैं। ठीक है। प्रदीप सिंह इज टॉपर, बिल्कुल सही। ये न्यूज़ आप जरूर पढ़िए, लेकिन सोशियोलॉजी ऑप्शनल या एनसीईआरटीज या करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। कोई भी टॉपर आए, वो उनका नसीब था, उन्होंने, उनका लक था, उनकी पढ़ाई थी, उनका हार्डवर्क था, बाहर वो हो गया। अभी अपने को क्रैक करने का है। ठीक है। इट्स गुड फॉर मोटिवेशन, लेकिन दिस इज एक्सटर्नल मोटिवेशन, हमें इंटरनली मोटिवेटेड रहना है। इन ओपिनियन फॉर्मेशन शिफ्ट इज, पैराडिम शिफ्ट इज द ओनली वे आउट ऑफ ऑल नोबल विनर्स हैव यूज्ड इट। हाँ, पैराडिम शिफ्ट मतलब आपकी सोच चेंज होनी चाहिए, आपका सोच। और यूपीएससी वही चाहता है, मैं भी यही चाहता हूँ मेरे सारे बच्चों में, कि यहाँ से पैराडिम शिफ्ट हो, मतलब यहाँ की सोच चेंज होनी चाहिए। ये जब तक चेंज नहीं होगी तब तक आपका ओपिनियन चेंज नहीं होगा। आप बहुत इजीली मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाओगे। ठीक है। तो हमें भी सोशल मोबिलिटी करना है। हमें एक नॉर्मल इंसान से हमें एक सिविल सर्वेंट बनना है। वो भी एक सोशल मोबिलिटी, कि आप एक लोअर स्ट्राटा से अपर स्ट्राटा में जा रहे हो, क्योंकि एक आईएएस आईपीएस जो होता है उसका स्ट्राटा ऊपर रहता है। तो ये भी एक सोशल मोबिलिटी का टाइप होता है। इसमें क्या, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जहाँ पे देयर आर न्यूमरस सोशल फैक्टर्स। उसमें से एक फैक्टर है आदित्य केदारी ऑन अन अकेडमी। ठीक है। तो ये एक फैक्टर हो गया, आपकी खुद की मेहनत होगी, आपका उसके अंदर हार्ड वर्क हो गया, स्मार्ट वर्क हो गया, आपका टाइमिंग टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और तकदीर, थोड़ा बहुत तकदीर भी होता है। ठीक है, 2% भी ना हो, पर तकदीर का भी खेल होता है। तो ये सारे चीजों का जब एक साथ आते हैं ना, तब जाके आप सोशली मोबाइल होते हो, कि आप एक लोअर स्टाटा से अपर स्टाटा जाते हो। या ये सब गलत अगर हो जाता है तो आप अपर स्टाटा से लोअर स्टाटा में भी आ सकते हो। तो दैट इज सोशल मोबिलिटी, जिसपे मैं पूरा अलग से ये लूंगा। ओके, अलग से मैं सेशन लूंगा सोशल मोबिलिटी पे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कौन से 4 बेसिक टाइप्स के सर्टिफिकेशन सिस्टम कौन से हैं। सबसे पहले मैंने बोला स्लेवरी, इट इज द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। सबसे एक्सट्रीम मतलब एक डायरेक्ट ओनर्स है और बाकी डायरेक्ट स्लेव्स हैं। इंसानों को प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता था। इंसानों को, जिस इंसान के पास सबसे ज्यादा स्लेव्स हुआ करते थे उसको अमीर माना जाता था, और जिनके पास बिल्कुल नहीं होते थे या कम होते थे उनको मिडिल क्लास, लोअर, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पीपल हुम यू हैव बॉट, आपने खरीदे, उसके हिसाब से डिसाइड होता था। तो स्लेवरी अभी फिलहाल तो एबॉलिश कर दी गई है। ज्यादा से ज्यादा अगर जब हम बात करते हैं तो इट इज एंशियंट ग्रीस एंड रोम, जहाँ पे सबसे ज्यादा इसके बारे में हुआ करता था। स्लेवरी और सदर्न स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 18th और 19th सेंचुरी में स्लेवरी बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट थी। जहाँ पे अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो जो इवन ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम्स हमारे बहुत सारे लोग, एशियन लोगों को भेजा गया था अफ्रीकन कंट्री में, फॉर वेस्ट इंडीज और अफ्रीकन देशों में सारा मिनरल्स को एक्सकावेट करने के लिए। और अमेरिका में जो ब्लैक लोग हैं, अभी अब ब्लैक लाइव्स मैटर जो चल रहा, बीच में इतना बड़ा मूवमेंट हुआ था, उसमें भी ये उन लोगों को स्लेव्स, जो ब्लैक्स हुआ करते थे उनको स्लेव्स ट्रीट किया करते थे। तो फाइनली वो एबॉलिश हो चुका है। मोबिलिटी मीन्स लोअर स्ट्रेटा टू अपर स्ट्रेटा एंड अपर स्ट्रेटा टू लोअर स्ट्रेटा। सर, इज इट ट्रू? यस मोहन, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। सुष्मिता, स्लेव मार्केट्स आर मोर पॉपुलर एट दैट टाइम। बिल्कुल, जहाँ पे देखते थे भैया कौन हट्टा कट्टा आदमी है, उसको खरीद लो, ये अच्छा काम करेगा खेती बाड़ी में। कोई औरत होगी तो भैया उसके साथ, तो स्लेव के साथ, औरतों के साथ और बुरा हाल होता था, घर के कामकाज करते थे, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी होता था। तो बहुत ही खराब और बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लेवल ऑफ इनह्यूमैनिटी थी उस जमाने में स्लेवरी में। लेकिन अभी वो कम हो गया है। ठीक है, स्लेवरी अभी तो इट इज कम्प्लीटली एबॉलिश, इस पे लॉज हैं कि आप स्लेवरी नहीं कर सकते। दूसरा जो सिस्टम है, यस एग्जैक्टली एसविक, ब्रिटिशर्स ने काफी इंडियंस को अफ्रीकन देशों में जाके वहां पे लिटरली उनको स्लेव्स की तरह ट्रीट किया, उनके सारे, एक तरीके से उनके सारे काम करवा के लिए। एंड हम लोग कुछ नहीं कर पाए बिकॉज वी आर अंडर देयर कंट्रोल। उसके बाद स्टेट के बारे में हम बात करेंगे। इट वाज मोस्टली यूरोप, जो फ्यूडल यूरोप का जमाना था, तब
उसके बारे में हम बात करेंगे। कास्ट सिस्टम पे ज्यादा फोकस करेंगे एंड फाइनली इट इज द क्लास सिस्टम जो होती है उसके बारे में, क्लास में जो स्टार्ट होता है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, सबके लिए क्वेश्चन है, हैज स्लेवरी बीन कंप्लीटली अबॉलिश्ड? अगर हाँ तो कैसे, अगर नहीं तो कैसे? नो, सुष्मिता ने नहीं बोला है। ओके, नॉट येट। अश्विक ने भी नहीं बोला। नो, नोएशा ने भी नहीं बोल दिया। भैया रीजन तो दो, क्यों क्यों स्लेवरी पूरी अबोलिश नहीं हुई है? सब नो नो कर रहे हैं, माय गॉड। आय हाय, चाइल्ड लेबर स्टिल एग्जिस्ट। ठीक है, सही बोल रहे हो अश्विक, करेक्ट। और क्या रीजन है सुष्मिता, नोएशा, तनप्रीत, क्यों नहीं बोल रहे हो? चाइल्ड लेबर सिर्फ एक ही फॉर्म ऑफ स्लेवरी है क्या? ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बिल्कुल। तनप्रीत, यू हिट्स द बुल्स आई, आपने बहुत ही बढ़िया आंसर दिया। स्लेवरी मीन्स, सर, स्लेवरी का मतलब गुलामी। मोहन, स्लेवरी का मतलब गुलामी। नौकर नहीं, नौकर अलग होता है, नौकर को उसकी सैलरी मिलती है। स्लेवरी मतलब गुलाम भाई, ना सैलरी ना कुछ, सिर्फ 2 वक्त का खाना और बांध के रखते थे ताकि भाग ना जाए। जैसे आज हम इसको बांधते हैं, वी कैटल जो होता है हमारा, भैंस गाय, उनको जैसे हम बांध के रखते ताकि वो चले ना जाए, वैसे उस तरीके से ये जो स्लेव्स हुआ करते थे, गुलाम हुआ करते थे, उनको पिंजरों में बंद रखते थे। ओके, रविंद्र जी बोल रहे हैं ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, डोंट बी विक्टिम ऑफ हार्ड लॉजिक। बिल्कुल सही, आपकी मेंटालिटी में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यस, बॉन्डेड लेबर, चाइल्ड लेबर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्लियरली मेंशन किया गया है, वी हैव राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है कि एक्सप्लॉयटेशन होता है, बॉन्डेड लेबर होता है, जहाँ पे उनको कोई भी सैलरी नहीं मिलती है और उनको जबरदस्ती काम किया जाता है, क्योंकि कभी ना कभी उन्होंने कोई पैसा लिया होता है जो वो रिफंड नहीं कर पाते, वो पैसा भर नहीं पाते, तो कभी कभी तो अपना बच्चा बेचते हैं, कभी कभी वो अपने आप को बेच देते हैं। इतनी इतनी बुरी हालत होती है। इसलिए तो हमने जमींदारी सिस्टम हो गई, या जो बैंक्स को खोलना चाहिए ताकि गरीब लोगों को लोन आसानी से मिले, ये हम कोशिश जरूर करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज में भी बॉन्डेड लेबर्स, चाइल्ड लेबर, एक इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्लेवरी आज भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, चलिए स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। स्टेट सिस्टम जो थी वो स्पेसिफिकली जो थी वो यूरोप में थी, फ्यूडल यूरोप, बहुत पुराने जमाने का टाइम है। आज के डेट में इतना नहीं है इसका इन्फ्लुएंस। सुष्मिता कह रही कि इन विलेजेस पीपल शुड बी स्लेव्स इफ दे कांट रिपे देयर लोन्स। एग्जैक्टली यही मैं बता रहा था सुष्मिता, तुमने भी वही कहा, हमने दोनों ने सेम ही आंसर दे दिया कि जो स्लेव्स विलेजेस में जो लोग जमींदारों से, या जो लोग शेठ जी से जो पैसा लेते थे, वो पैसा जब वो रिफंड नहीं कर पाते तो उनकी जमीन ना ले पाए, तो इसके लिए वो अननोइंगली उनका बॉन्डेड लेबर बन जाते हैं, अननोइंगली उनके स्लेव्स बन जाते हैं। तो 3 स्टेट है। पहला स्टेट इज चर्च, दोज पीपल हु प्रेड। तो अगर आपको इंडियन कास्ट सिस्टम से अगर उसको कंपेयर करना है तो आप बोल सकते हो कि ब्राह्मण्स हो सकते हैं। सेकंड स्टेट जो था वो नोबिलिटी, जो कि फाइट करते थे, दो वर कॉल्ड द नाइट्स, नाइट्स करके बोलते थे। इंडिया में अगर उसे कंपेयर करोगे तो क्षत्रिय, बिल्कुल सही। और जो थर्ड जो टाइप था वो था पीजेंट्री, जो लोग जो कामकाज, आर्टिसंस, हैंडीक्राफ्ट्स, एग्रीकल्चर, फार्मर्स, पीजेंट्स, वो सारे। तो उसमें वैश्य और शूद्र जो हमारे लोग हैं, कास्ट सिस्टम से अगर उसको रिलेट करोगे तो वो हो गए पीजेंट्री। ठीक है, ऐसे 3 स्टेट हुआ करते थे। थोड़ा बहुत सोशल मोबिलिटी था यहाँ पे, देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ सोशल मोबिलिटी। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि जो एरिस्टोक्रेट्स हुआ करते थे, मतलब ब्यूरोक्रेट्स हुआ करते थे, वो चर्च को एंटर कर सकते थे। कई बहुत सालों की मेहनत के बाद, बहुत सालों का काम करने के बाद, दे वर एबल टू शिफ्ट फ्रॉम सेकंड टू फर्स्ट स्टेट, वो शिफ्टिंग कर सकते थे। ठीक है, लेकिन फॉर दैट दे हैव टू बी द पार्ट ऑफ द नोबिलिटी का, उनको पार्ट बनना पड़ेगा। नोबिलिटी का जब वो पार्ट बनेंगे तभी जाके वो फर्स्ट स्टेट में आ सकते। इट वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अ पर्सन हु बिलोंग टू पीजेंट्री। पीजेंट्री का अगर कोई बंदा है, पीजेंट्री का अगर कोई बंदा है, तो इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर दैट पर्सन टू बी अ पार्ट ऑफ चर्च और इवन नोबिलिटी। बहुत ही रेयर हुआ करता था। तो ये जो स्टेट सिस्टम जो हुआ करती थी, दैट वाज मोस्टली इन द फ्यूडल यूरोप, बहुत पुराने जमाने में। 15th सेंचुरी, 17th 16th सेंचुरी में स्टेट सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, बहुत ज्यादा रिजिड थी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू व्हाट वी से विद रिगार्ड्स टू इंडिया और ईस्टर्न सिस्टम को आप जब कंपेयर करोगे, तो जैसे मैंने कहा, चर्च ब्राह्मण्स, नोबिलिटी क्षत्रिय, और पीजेंट्री हमारे वैश्य और शूद्र। ठीक है, ऐसा हम कंपेयर कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग करने के लिए। सो दिस इज ऑल्सो स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम, इसकी रिजिडिटी भी बहुत कम हो चुकी है। ठीक है, स्लेवरी इज बैड फॉर बैड, ओके, नॉट बैड मोहन, बैड की स्पेलिंग BAD होती है। फॉर सोसाइटी इट इंक्रीज ऑफ करप्शन, ठीक है, इट फॉलोअर्स ऑफ रिच पीपल, सम NGO डिड नॉट पेड ऑफ वर्किंग ऑन टाइम।
सो स्लेवरी इज क्रिएट करप्शन ऑल्सो। बिल्कुल सही मोहन साहब, बिल्कुल सही बोल रहे हो। इसके लिए काफ़ी ऐसे एनजीओज हैं जो काम करते हैं ताकि ऐसे लोगों को उनका हक मिले, और ये ज़्यादातर होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई लॉ नहीं है इंडिया में, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। हमारे कास्ट सिस्टम के बारे में आप लोगों को क्या मालूम है? थोड़ा लिखिए चैट बॉक्स में, थोड़ा पता तो चले आपको हमारे कास्ट सिस्टम के बारे में क्या मालूम है। सब जन चलो फटाफट लिखो चैट बॉक्स में, व्हाट डू यू नो अबाउट द इंडियन कास्ट सिस्टम। क्या पता है आपको, ताकि मुझे पता चले कि आपका कितना नॉलेज है विद रिस्पेक्ट टू कास्ट सिस्टम। चलो फटाफट लिखो। कहाँ गए? चलो। हाँ, 4 कास्ट होती हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बिल्कुल सही। और कुछ? एनीथिंग डिफरेंट? कहाँ गए सब? वैश्य, बिल्कुल सही। 4 कास्ट हैं। और बताओ। चलो 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 फटाफट। वर्ण बोलते हैं इनको। करेक्ट करेक्ट अश्विक। और वर्णा सिस्टम बोलते हैं, वर्णा सिस्टम। यस, वर्णा सिस्टम बोलते हैं, बिल्कुल सही। तो जब हम कास्ट सिस्टम के बारे में जब मैं बात करता हूं, तो अगर आप ये डायग्राम देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि व्हेन आई टॉक अबाउट दिस, करेक्ट, ये जो सिस्टम है, ठीक है, कहाँ क्या हो गया इसको, रुको, ये हुई ना बात। तो ये जो है, ये जो बॉक्स है, India is a diverse country and there are many caste and creeds. There are 4 varna systems. Okay, caste are based on the work or the work is based on caste. जी ऐसा सुष्मिता, पुराने जमाने में ऐसा हुआ करता था, जिस कास्ट को आप बिलोंग करते हो वही कास्ट वर्क से भी रिलेटेड हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में ऐसा नहीं है, क्योंकि कास्ट सिस्टम में काफी चेंजेस आ गए हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं सुष्मिता, ठीक है। नॉट नेसेसरी कि सारे ही वर्क कास्ट को ये करे, लेकिन कास्ट वर्क को जरूर रिलेट करती है, ठीक है। तो पुराने जमाने में ऐसा होता था कि आप एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करते हो तो आप उसी कास्ट को ही उसको जातीज बोलते हैं, दे आर सब कास्ट, ठीक है। कास्ट एक बड़ा ये होता है, उसके अंदर होता है सब कास्ट, ठीक है। जी हाँ, एंडोगैमी और एक्सोगैमी के बारे में भी हम आश्विक बात करेंगे, विल गो देयर। तो ये सबको पता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन ये आपको याद रखना है कि अनटचेबल्स जो हुआ करते थे उनको आउटकास्ट कहा जाता था, जिनको वर्ना सिस्टम के बाहर कहा जाता था। यस, वन थिंग दैट कम्स विद बर्थ, बिल्कुल सही कि आपको यू आर बॉर्न इन अ पर्टिकुलर कास्ट, उसके उसको आप चेंज नहीं कर सकते। कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ प्योरिटी एंड ग्रेडेड इनिक्विटी, करेक्ट। नोशन ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन के बारे में भी हम आगे जाके बात करेंगे। चलिए, तो आपको तो ये समझ में आ गया था कि जो शूद्र के भी नीचे अनटचेबल्स हुआ करते थे। ओके, आगे आगे चलते हैं। अगर मैं कास्ट सिस्टम की बात करूं, जैसे सुष्मिता ने बिल्कुल सही कहा कि कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन बर्थ, ठीक है। उसके बाद इट डिसाइड्स द इंडिविजुअल पोजीशन इन द सोसाइटी, ठीक है। इंडिविजुअल की पोजीशन होती है, वो उसको डिसाइड करता है कि वो कौन से स्ट्रेटा में है। सबसे टॉप ब्राह्मण होगा तो सबसे टॉप स्ट्रेटा में आ जाएगा उसका पोजीशन, अगर वो अनटचेबल है तो सबसे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा प्यूरिटी एंड पोल्यूशन, तो ब्राह्मण्स को सबसे ज्यादा प्योर माना जाता था, और जो शूद्रस और अनटचेबल्स होते थे उनको सबसे ज्यादा पोल्यूटेड बोला जाता था। तो अनटचेबल्स जो स्पेसिफिकली हुआ करते थे, तो उनके हाथ से कोई पानी तक नहीं पीता था, खाना नहीं खाता था, उनको हाथ तक नहीं लगाता था, छूता भी नहीं था। और अनटचेबल्स के अंदर भी कैटेगरीज हुआ करती थी, शूद्रास के अंदर भी कैटेगरीज हुआ करती थी, जो कि हम सोशियोलॉजी में आके जाके और डिटेल में बात करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक पर्टिकुलर कास्ट होती थी जिससे आप खाना भी खा सकते हो, ऑल्दो लोअर कास्ट है, लेकिन खाना खा सकते हो, पानी पी सकते हो, छू भी सकते हो। उसके नीचे खाना नहीं खा सकते, लेकिन पानी पी सकते हो, लेकिन छू नहीं सकते। उसके उसके नीचे का अगर आप देखोगे तो खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते, लेकिन छू जरूर सकते हो। और सबसे सबसे जो नीचे होंगे उनको आप छू भी नहीं सकते, खाना पीना बात करना तो बहुत दूर की बात। ओके, सो दिस इज द नोशन ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन। जैसे रविंद्र जी बोल रहे थे कि सबसे ज्यादा प्योर कास्ट अपर कास्ट को माना जाता था, इन दिस केस ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय, और उसके सबसे नीचे जो हुआ करते थे शूद्र एंड द अनटचेबल्स आउटकास्ट, उनको सबसे ज्यादा पोल्यूटेड माना जाता था, ठीक है। इसलिए उनको छू गया गया, उनकी इवन उनकी अगर
छाव, उनका शैडो तक हमारे पे अगर गिर जाता था तो लोग जैसे कोई छिपकली गिर गई हो बॉडी में जाके नहा लेते थे। तो ये इतना एक्सट्रीम लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन हुआ करता था। ठीक है, तो अगर मैं देखूं कि कास्ट के अंदर, जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत सारे जातीज होते हैं, देर आर डिफरेंट जातीज, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एक तरीके से सब कास्ट जिसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप जातीज को अगर मैंने एग्जांपल्स बहुत बढ़िया दिए हैं, आप देख सकते हैं गांधी जो जात थी उसको परफ्यूम सेलर हुआ करते थे। जो धोबीज है वो एक वॉशरमैन, जो धोबी धोबी को मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, नाम ही सफिशिएंट है। कोली या कोली बोलते हैं, वो फिशरमैन हुआ करते थे, मतलब है आज भी है, लेकिन सभी कोली फिशरमैन नहीं है। आप कोई कोली किसी कंपनी का, कोई किसी कंपनी का सीईओ भी हो सकता है। चमार और चंबार जो होते थे वो चप्पल बनाना, शूज बनाना। कुम्हार जो होता था, दोज वर मोस्टली इनटू पॉट मेकिंग थिंग्स। ठीक है, वो पॉट मेकिंग करते थे। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि पॉट मेकिंग, लेदर वर्किंग, वॉशरमैन, परफ्यूम सेलर, फिशरमैन, ठीक है, ये सारी चीजें आप देख रहे हो। सो दीज थिंग्स वर मोर रिलेटेड टू फंक्शनिंग, दीज थिंग्स वर मोर रिलेटेड टू वर्किंग। तो बहुत सारे ऐसी जातीज हुआ करती थी जो कि इन चीजों को रिलेट करते थे। लेकिन आज के डेट में ऐसा बहुत सारा चेंज हो गया। तो ये जो जातीज होते हैं ना, जातीज आर द सबसेट ऑफ कास्ट। वर्ना सिस्टम के अंदर 4 कास्ट आती हैं। कास्ट के अंतर्गत बहुत सारे जातीज, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्राह्मण्स, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्षत्रिय, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैश्य, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शूद्रस, एंड देर आर इवन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनटचेबल्स ऑल्सो। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स जो होते हैं ना, दे आर सब कैटेगरी, सब कास्ट, जिसको हम जाति बोलते हैं। और जो जातीज हुआ करते थे, दे वर मोस्टली लिंक टू द ऑक्यूपेशन। एक जेनेरिक ऑक्यूपेशन को लिंक किया जाता था और उसके बाहर कोई जाके कोई काम नहीं कर सकता था। ओके, ऑल कास्ट वॉज अपीयर नियर आवर विलेज। ठीक है मोहन, सही बोल रहे हो, आपके विलेज में ऐसे सारी जाति आपको नोटिस की होगी आपने। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक कास्ट सिस्टम है। ठीक है, तो अभी मुझे आप बताइए कि इंडिया में कास्ट सिस्टम में कोई चेंजेस हुए हैं क्या? चलिए फटाफट बताइए, हमारे कास्ट सिस्टम में कोई भी समाज में चेंजेस हुए हैं? कैसे हुए हैं बताओ। चलो, व्हाट आर द चेंजेस? क्या चेंज हुए हमारे कास्ट सिस्टम में? चलो फटाफट आंसर दो। यस यस, मुझे पता है चेंजेस हुए हैं, सबको पता है, लेकिन क्या हुआ है? यस, इंटरकास्ट मैरिजेस, रजनी बिल्कुल सही। इंटरकास्ट मैरिज, ऑक्यूपेशन, अश्विक बिल्कुल सही कहा आपने कि ऑक्यूपेशन अभी कास्ट बेस्ड नहीं रहा है। अभी आपकी जाति डिसाइड नहीं करती, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी मेहनत, आपके एक्सपर्टीज डिसाइड करते हैं कि आपका ऑक्यूपेशन क्या होगा। आप इंजीनियरिंग करोगे तो आप कोई भी कास्ट होगा, आप इंजीनियरिंग का जॉब आपको लग सकता है। नो कास्ट बेस्ड वर्क्स आर टेकन अप, नो अनटचेबिलिटी, बिल्कुल सही, करेक्ट सुष्मिता, नो अनटचेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पीपल आर सिलेक्टेड ऑन मेरिट बेस, यूपीएससी सबसे बड़ा एग्जांपल है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? बताओ जल्दी, वरना मुझे पॉलिटी की भी क्लासेस लेना स्टार्ट करना पड़ेगा सबके लिए। कौन सा आर्टिकल रंजीत एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं नोएशा, आर्टिकल 19 इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 16 इज विथ रिस्पेक्ट टू non-discrimination in public services, 15 is respect to non-discrimination on the basis of religion, caste। जी हाँ, इट इज नंबर 17। क्या गूगल कर दिया क्या? अरे देखो, मैंने तो कुछ पढ़ाई भी नहीं की, फिर भी बता रहा हूं मैं फटाफट। आप लोगों को तो पढ़ाई कर रहे हो ना पॉलिटी की, चालू कर दूं पॉलिटी का क्लासेस भी? सबको करना पड़ेगा पॉलिटी भी स्टार्ट, सब लोगों के लिए। अभी सब 17 भैया, बहुत बड़ा खतरा है, पढ़ाई करो। ऐसा गलती से आंसर लिख दोगे तो एग्जाम में फेल हो जाओगे। ठीक है, यस सर कर दो। अरे ठीक है भाई, ठीक है, पॉलिटी का भी स्टार्ट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ग्रेस ऑफ गूगल, गूगल भैया, गूगल बाबा पढ़ा देंगे, पॉलिटी भी पढ़ा देंगे। पॉलिटी तो उसमें तो अपन बाप है, पॉलिटी ऐसे सारे आर्टिकल मेरे ऐसे, आई नो माई आर्टिकल्स लाइक दिस, पॉलिटी में रॉक करते हैं अपन। तो कास्ट सिस्टम में चेंजेस हुए। चलिए बात करते हैं कौन से। सबसे पहले डिक्लाइन ऑफ एंडोगामी। एंडोगामी का मतलब क्या? कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या हमने बात किया कि एंडोगामी मतलब उसी कास्ट में शादी होती थी। जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण से शादी करता था, जो क्षत्रिय वो क्षत्रिय से शादी करता था, जो अनटचेबल है वो अनटचेबल से शादी करता था। जी बिल्कुल, मैं पॉलिटी स्टार्ट कर दूंगा, डेफिनेटली कर दूंगा। मुझे उसके लिए पीपीटी तो बनाने दो, मैं डिक्लेयर कर दूंगा, पॉलिटी स्टार्ट कर दूंगा। गिव मी कपल ऑफ डेज, 2 दिन में अपन स्टार्ट कर डालेंगे पॉलिटी। बस उधर आ जाना, मेरा मेरा ये क्या बोलते हो, अनअकैडमी का प्रोफाइल फॉलो करो, आ जाएगा नोटिफिकेशन। तो पुराने जमाने में बिल्कुल कोई सोच भी नहीं सकता था कि भैया मैं कास्ट के बाहर जाके मैं शादी करूं। ठीक है, देयर वाज नो चांस, बाहर जाके आप शादी नहीं कर सकते। ठीक है, अभी आराम से आप इंटरकास्ट मैरिज सकते हो। तो अभी एक्सोगैमी को भी काफी फोकस दिया जा रहा है। एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी वाले के हमने बहुत अच्छा डिस्कशन किया अभी। ठीक है, उसके बाद एक्सेस टू एजुकेशन,
सही है कि नहीं? एजुकेशन जो था, मैरिज विद इन द ग्रुप इज एंडोगमी, करेक्ट। टाइम, हाँ जी, रविंद्र जी कुछ बोल रहे हैं। पाप सर, पाप ये क्या हो गया सुष्मिता? कौन सा पाप? क्या कर दिया मैंने? कुछ कर दिया क्या सुष्मिता? थोड़ा एलोबरेट करो उसको। रविंद्र जी क्या बोल रहे हैं? डायमेंशंस ऑफ प्योरिटी वर ड्रेस कोड, फूड प्रोहिबिशन, मैरिज प्रोहिबिशन एंड कलर ऑफ टीका ऑन द फोरहेड्स। फैंटास्टिक एनालिसिस बाय रविंद्र जी। उन्होंने कहा है कि प्योरिटी उनके कपड़े, खाने की जो खाते थे, अगर आप नॉनवेज खाते हो, ओके, उनको एक नीचे का दर्जा मिलता था, नीचे का दर्जा मिलता था। मैरिज में भी सर्टन कस्टम्स थे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे। और टीके का कलर, मतलब यहाँ पे अगर आप ऑरेंज भगवा लगाते हो तो अलग है, यहाँ पे अगर आप नीला लगाते हो, ब्लू कलर लगाते हो, ऑरेंज कलर लगाते हो, काला कलर लगाते हो, तो वो अलग अलग उसका एक स्टेटस हुआ करता था, ठीक है। एक्सोगैमी सर, अच्छा पाप नहीं भाई, पाप भी कुछ नहीं है सुष्मिता। एक्सोगैमी शादी करनी तो कर लो, अगर कर दी होगी तो देना, रे दे, आपने चांस चांस खो दिया, ठीक है। तो रविंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा कि प्योरिटी जो होती है वो कपड़े, मतलब कपड़े चकाचक सफेद प्रॉपर, और टीके का कलर, खाना क्या खाते, वो सारी चीजें करते थे। पहले तो अनटचेबल्स, लड़कियां, शूद्र, इन लोगों को तो एजुकेशन भी एक्सेस नहीं मिलता था, उनको पढ़ाई करने को भी अलाउ नहीं किया जाता था, जो कितनी बुरी बात है। तुम यू कैन इमेजिन कि कितना डिस्क्रिमिनेशन होता था ऑन दैट टाइम। बिल्कुल सुष्मिता, बिल्कुल सही। उस जमाने में अगर किसी और जाति के साथ लड़के शादी करते तो कत्लेआम हो जाता। आज भी चल रहा है ऑनर किलिंग, ऑनर किलिंग आज भी चल रहा है, ठीक है। सो अभी कर सकते हैं अश्विक, लेकिन देर आर सम प्रॉब्लम्स अभी भी, घर वाले जात की लड़की चाहिए, जात का ही लड़का चाहिए, वॉट एवर, वो थोड़ा बहुत है, पर समझा सकते हैं, थोड़ा सा अभी बात करके हम उनको समझा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो गई है, खाप सिस्टम भी चल रहा है ना सर, वही तो कहा मैंने, खाप खाप पंचायत तो ऑनर किलिंग करवा देते हैं, ठीक है। हमारा डिस्ट्रिक्ट ऐसा ही है मोहन, संभाल के रहो, फिर एक्सोगैमी मत करो, एंडोगैमी डेंजर है, ठीक है। अभी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकली देखो, अभी सब पुराने जमाने में जब भी कोई पंचायत होती थी तो सरपंच लोग सब जब बैठते थे, मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो सरपंच लोग हुआ करते थे, दो सरपंच पीपल वर बिलोंगिंग टू द डोमिनेंट कास्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर विलेज, ठीक है। तो ये डोमिनेंट कास्ट जो होती थी वो क्या करती थी, वो अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती थी। लेकिन अभी और जो अनटचेबल शूद्र कास्ट हुआ करते थे उनको कोई पूछता नहीं था, लेकिन अभी आज के डेट में हमारे डेमोक्रेसी में एवरीबडी हैज अ राइट टू वोट, सबको वोटिंग राइट है, हर कोई जन इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है। उल्टा एससी एसटी लोगों के लिए रिजर्वेशन है पॉलिटिक्स में, लेकिन देखा जाता है उसको भी गलत तरीके के इस्तेमाल करके बहुत सारे डोमिनेंट कास्ट के लोग अपने लोगों को खड़ा कर देते हैं, जो लोअर कास्ट के उनको जिता के लाते हैं, रूल वही कर रहे हैं। तो ये जो हिपोक्रेसी है इसको हमको ओवरकम करना है, ठीक है। सेम गोत्र में भी शादी अलाउ नहीं करते, यस एग्जैक्टली, ये तो लॉ है, दिस इज लॉ अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट। सेम गोत्र में आप शादी नहीं कर सकते, आप दूर के रिलेटिव्स लगते हो, आप भाई बहन भी हो सकते हो, तो वो गोत्र संभाल के प्यार करना, ठीक है, पूछ लेना गोत्र क्या है उसके बाद इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, अभी इकोनॉमिकली स्पीकिंग पावरफुल हो रहे हैं लोग, इकोनॉमिकली देख रहे हो कि लोगों को जॉब्स लग रही हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर एजुकेशन, जिसकी वजह से उनको पैसा मिल रहा है, ठीक है। सोशल एम्पावरमेंट हो रहा है, जैसे मैंने देखा अनटचेबिलिटी हो गई, कोई अभी टेंपल में जाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी पब्लिक प्लेस में जाने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वरना पहले अनटचेबल्स को तो अपनी जो जो गांव का जो कुआं हुआ करता था जहां से सब पानी भरते थे, वहां तक आने के लिए उन लोगों को परमिशन लेनी पड़ती थी, पूछना पड़ता था, वरना उनको जान से मार देते थे, मार देते थे। इतनी बुरी हालत थी। मैं जब सोशियोलॉजी 2 पढ़ाऊंगा उसके अंदर मैं, इतनी बुरी सिचुएशन हुआ करती थी लोअर कास्ट लोगों की कि आगे उनको मटका पहन के चलना पड़ता था, पीछे ब्रूम लेके, ब्रूम बांध के चलना पड़ता, ब्रूम बोले तो झाड़ू, झाड़ू बांधना पड़ता, ताकि जब वो चले तो उनके पैरों से जो भी निशान निकलते जमीन पे वो साफ हो जाए। और जो बिकॉज उन्होंने कोई कपड़े नहीं पहनते थे, तो धूप धूप बहुत होती थी, तो वो पसीना आता था, तो वो पसीना वो मटके में गिरे ताकि जमीन पे ना गिरे, ताकि जमीन अपवित्र ना बन जाए। मतलब दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस। मतलब यस, ये रियलिटी है, ये सोशियोलॉजिकल स्टडी है नोएशा, इसमें दे हैड टू वेयर अ ब्रूम, एक ब्रूम कमर में बांधना पड़ता था और गले में मटका लटकाना पड़ता था, और वो ऊपर के अपर गारमेंट्स औरतें और पुरुष दोनों नहीं पहनते थे। यू कैन इमेजिन द लेवल ऑफ एट्रोसिटीज कमिटेड अगेंस्ट अनटचेबल्स इन दैट टाइम, ठीक है। तो ये अभी ऐसी सिचुएशन है, अभी कोई मटका गले में डाल के अगर घूम रहा है तो समझ लेना वो कोई फैशन स्टेटमेंट है, अगर कोई ब्रूम कमर में बांध के चल रहा है तो समझ लेना वो कोई फैशन स्टेटमेंट है। और स्टिक ठोकते चलना पड़ता था, यस दे हैड टू बैंग द स्टिक, ताकि हम लोग आ रहे हैं, कि लोगों को अलर्ट लग कर जाए कि भैया अछूत लोग, अनटचेबल लोग आ रहे हैं, जस्ट टू अवॉइड देयर शैडो। बिल्कुल सही कहा रजनी ने। बट द डिस्क्रिमिनेशन हैज नॉट एंडेड, ये याद रखना, आज के डेट में भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है।
Now tell me what are the reasons for the changes, जो भी what are the different reasons for which the caste system has changed. चलो फटाफट बोलो. ने वाटर को टच करने से लोग पानी नहीं पीते हैं. बिल्कुल सही मोहन, जैसे मैंने बोला डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, लेकिन जो भी हमारे कास्ट सिस्टम में बदलाव हुए हैं उसके रीजंस एक्सप्लेन कर दो. जी हाँ, मैच्योरिटी लेवल इंग्लिश हो गई है. एजुकेशन हैज हेल्प ट्रिमेंडसली, एजुकेशन इज द मेन रीजन. बिल्कुल सही रजनी, सुष्मिता, तुम दोनों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है. और क्या रीजंस हैं? व्हाट आर डिफरेंट रीजंस? चलो बताओ फटाफट. सिर्फ एजुकेशन, मैच्योरिटी, और क्या? मेंटालिटी चेंज, ओपन माइंडेड, ऑल पीपल. ओके, वेस्टर्न इंप्रेशन, ठीक है. देखो, ये ऐसा आंसर ठीक है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोटेक्शन दिए गए हैं. समझ रहे हो? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद डेमोक्रेसी, कई सारे लॉज जिसकी वजह से कास्ट सिस्टम चेंज हो गई, बहुत सारे गवर्नमेंट के रिजर्वेशन पॉलिसीज, एजुकेशन, सब बोल रहे हैं. अर्बनाइजेशन की वजह से भी अभी डिमांड बहुत बढ़ गया है. आपको जॉब्स बढ़ गए, जॉब्स टेक्निकल हो गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन. ये देखो, ये सारे रीजंस हैं, और ये कम है, मैंने कम रीजंस बताए हैं. जब मैं सोशियोलॉजी पढ़ाऊंगा तो और बहुत ज्यादा रीजंस हैं. ठीक है. सो रिजर्वेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, अर्बनाइजेशन, क्योंकि अभी जॉब टेक्निकल हो गए हैं. अभी हर हर जगह पे आप ऑक्यूपेशन जाति के हिसाब से नहीं कर सकते. जिसके पास एजुकेशन है उसको नौकरी लग जाती है, जिसके पास मेरिट है उसको नौकरी लग जाती है. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो कंपनी हायर कर रही है उनका क्या काम है? भैया, जिस इंसान को हम ले रहे, जात गई खड्डे में, रिलीजन गया खड्डे में, हमको हमारा काम करके चाहिए, और वो सबसे बेस्ट करके चाहिए. सो देर आर अ नंबर ऑफ रीजन. देखो, इतने सारे रीजन. यस सुष्मिता, वेरी गुड. ग्लोबलाइजेशन, अब ये हुई ना बात. कुछ तो मैंने बोला, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. ग्लोबलाइजेशन उसमें से एक बहुत अच्छा फैक्टर है. जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी की वजह से भी कास्ट सिस्टम में, क्योंकि जो हायर कास्ट की वुमन हुआ करती थी उनको ज्यादा सप्रेस करके रखा जाता था, जो लोअर कास्ट की वुमन हुआ करती थी उनको कम है रिस्ट्रिक्शंस. सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज. ठीक है. तो कास्ट सिस्टम में से बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से चेंजेस हुए. आगे चलते हैं. क्लास बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम. तो अगर इसमें आप देखें, जब मैं क्लास बेस्ड की बात करता हूं तो ये उसका डायग्राम है, जहां पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे इलाइट क्लास से लेके पुअर क्लास तक का मैंने डायग्राम दिखाया आप लोगों को, कि इलाइट क्लास मतलब अंबानी, टाटा, बिरला. उसके बाद अपर क्लास में आते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस, आईपीएस. ओके, वो सारे अपर क्लास में आते हैं. मिडिल क्लास में भैया मैं आ जाता हूँ, आप आ जाते हो मिडिल क्लास में. लोअर मिडिल क्लास में भी बहुत सारे लोग होते हैं. वर्किंग क्लास बेचारे 9 to 5 जॉब करते हैं, उनको उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते, तो वो हो गया लोअर मिडिल क्लास. उसमें भी मैं आ जाता हूँ भैया, अभी भी मैं लोअर मिडिल क्लास में हूँ. और सबसे नीचे जो होते हैं वो पुअर क्लास होता है, होमलेस लोग होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं. ठीक है. रविंद्र जी कुछ बोल रहे हैं, द एट्रोसिटी एक्ट हैज लेड डाउन डिटेल्स ऑफ SC/ST एट्रोसिटीज. बिल्कुल सही. प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट. इस एक्ट में आप जब जाके देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर कौन से लॉज बनाए गए, कि आप किसी को जाति से गाली नहीं दे सकते, आप किसी को उसके जात की वजह से डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, नौकरी से नहीं निकाल सकते, ये सारे अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते. अगर आप ऐसा सब करोगे, अगर प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स अगर करोगे, पूरा लॉ पढ़ोगे, वो मैं कवर करूंगा डेफिनेटली सोशियोलॉजी ऑप्शनल में, तब जाके आपको पता चलेगा कि आज के डेट में भी ये एट्रोसिटीज हो रही हैं. ठीक है. तो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंश्योर्स दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशंस आर डिलिबरेटली फिल्ड बाय द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन. इज इट ट्रू? ये जो समाज में इनइक्वालिटीज हैं, उसके उन इनइक्वालिटीज की वजह से सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशंस में सबसे ज्यादा क्वालिफाइड इंसान को ही मिलता है. ऐसा है क्या सुष्मिता? सुष्मिता ने नहीं बोल दिया. ओके. आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन सोसाइटी फिल्ड बाय द मोस्ट टैलेंटेड पीपल? मोहन, नो. हाँ ना भाई, हम कहाँ IAS IPS बने? बिल्कुल नहीं. हम तो टैलेंटेड लोग हैं यार, हम तो बनने ही चाहिए थे, नहीं बने. बिल्कुल नहीं. और सभी नो बोल रहे, सब मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. अरे लेकिन क्यों? गिव मी रीजंस. मुझे रीजन चाहिए. गिव रीजंस. चलो. क्या सुष्मिता, क्यों हंस रहे हो यार? गरीब पे हंस रहे हो? अरे रे 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 रे. तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजिशन आर डिलिबरेटली फिल्ड बाय द मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन. सही है? नहीं. तो अगर नहीं है तो क्यों नहीं है भैया? चलो रीजंस दो फटाफट. गिव रीजंस. आई वांट रीजंस कि व्हाई दिस इज नॉट द केस. देखो, सोशल सर्टिफिकेशन की वजह से क्या होता है, ऐसा माना जाता है कि देखो,
अमीर बनना है तो मेहनत करना पड़ेगा, जो मेहनत करेगा उसी को अमीर बनने का चांस मिलेगा। तो सही है ना यार, गलत क्या है? तो मैं जब हार्डवर्क करूंगा तभी मैं अपर स्ट्रेटा में जाऊंगा। नहीं तो ऐसा कोई भी उठ खड़ा हो गया, पढ़ाई का थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिया, आईएएस बन गया, तो साला कोई भी आईपीएस आईपीएस बन जाएगा, है ना? तो मेहनत करना जरूरी है। तो ऐसे कैसे बोल रहे हो कि सोशल सर्टिफिकेशन गलत है? भाई गलत है, बिकॉज 10th फेल विल बी एन एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड आई शुड सर्व देम। वाह वाह वाह, सुष्मिता ने तो डायरेक्ट खत्म ही कर दिया डिस्कशन। यस, दे आर टैलेंटेड, दैट्स व्हाई दे आर ऑन टॉप। हाँ देखो, ये भी तो सच है ना। देखो, एक बैलेंस्ड आंसर देना बहुत जरूरी है, आउटराइटली नहीं नहीं बोल सकते। देखो, सोसाइटी में कोई भी सिस्टम अगर चल रही है, मैंने ये बहुत स्टार्टिंग के लेक्चर्स में बोला था, अगर समाज में कोई भी सिस्टम है, अगर वो है, उसका मतलब इट इज परफॉर्मिंग सम फंक्शन। कोई ना कोई फंक्शन कर रही है समाज में, कुछ ना कुछ तो अच्छा हो रहा है। देखो, अगर सभी लोगों को समान ट्रीटमेंट मिलने लग गई, सभी को सेम रिस्पेक्ट मिलने लग गई, सभी का सैलरी सेम हो गया, सभी का पावर पोजीशन सेम हो गया, सब जगह पे इक्वालिटी 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 हो जाएगी, तो इंपॉर्टेंस कैसे रहेगा भाई? वो भी तो सच है ना। अगर एक आईएएस की सैलरी, अगर इक्वालिटी की बात करते हैं हम, इक्वालिटी, अगर आईएएस की सैलरी और एक क्लर्क की सैलरी दोनों की 40,000 हो गई, तो क्लर्क और आईएएस में फर्क ही नहीं रहा, ये इनइक्वालिटी नहीं रही, तो कैसे चलेगा भाई? ये भी तो सही है। हाँ, अभी सुष्मिता ने सही आंसर थोड़ा चेंज कर दिया, सुष्मिता तुमने। लेकिन देखो कैसा होता है ना, ये आप लोगों ने नहीं क्यों बोला? क्योंकि देखो, दुनिया में नेपोटिज्म है, दुनिया में करप्शन है, फेवरेटिज्म है, ठीक है? भाई कई बार ऐसा होता है कि क्वालिफिकेशन होने के बावजूद किसी को जॉब नहीं लगती, लेकिन कोई भतीजा होता है, कोई बेटा होता है, कोई बेटी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, उनको जॉब लग जाती है, भले ही उनकी क्वालिफिकेशन आपसे कम हो, उनकी प्रमोशन जल्दी हो जाती है, बल्कि क्योंकि उसका कोई चेयरमैन उसका दोस्त है, उसका यार है, और उससे आप ज्यादा क्वालिफाइड है, वो आपके पास ज्यादा क्वालिफाइड, आप ज्यादा मेहनती हो, आप ज्यादा, आपका रिकॉर्ड अच्छा है, फिर भी उसको नहीं किया जाता है। फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, करप्शन। जी बिल्कुल, रविंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा। क्वालिफिकेशन का ये मतलब नहीं कि भाई आप टैलेंटेड हो। हाँ ठीक है, बहुत लोगों के पास डिग्री होती है, पीएचडी की डिग्रियां पड़ी हुई हैं लोगों के पास, लेकिन कुछ आता नहीं है, किसी को गाइड नहीं कर सकते, ठीक है? उसके बाद क्या, पावर इज नॉट सेम, क्लार्क एंड आईएएस ऑफिसर्स, बिल्कुल सही मोहन। रविंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा। देखिए कि आपके पास डिग्रीज भी होंगी, लेकिन आर यू रियली, यू नो हाउ टू यूज दैट डिग्री? आपको पता होना चाहिए ना वो डिग्री का इस्तेमाल कैसे करते हो। अगर डिग्री है, पढ़ी हुई है, लेकिन यार कुछ आता नहीं है, क्या फायदा? अब कितने सारे इंजीनियर्स हैं जिनको कोडिंग नहीं आती, कितने सारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे जिनको इंग्लिश नहीं आती, कितने सारे टीचर्स हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, करेक्ट? तो मेहनत करना पड़ेगा भाई, लेकिन जो समाज में प्रॉब्लम्स हैं, जो नेगेटिविटी है, जो करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म की मैंने बात की, पॉलिटिकली पावरफुल पीपल इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके वजह से ये भी सही है कि कई बार ऐसा होता है कि जो इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है वो नहीं होती है फिल क्वालिफाइड पर्सन से, पर कई बार होती भी है। सो इट हैज टू बी अ बैलेंस्ड आंसर, ठीक है? सर, सिक्के के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बिल्कुल सही मोहन। क्वालिफिकेशन इज फिजिकल एजुकेशन आइडेंटिटी ऑफ अ मैन, करेक्ट। सो आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से इसका आंसर दिया है। तो आज हमने क्या क्या टॉपिक्स कवर किए? आज हमने सोशल सर्टिफिकेशन के बारे में बात किया कि स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज होती हैं समाज में, स्ट्रेटाज होते हैं, अपर स्ट्रेटा, लोअर स्ट्रेटा, मिडिल स्ट्रेटा। सोशल मोबिलिटी करने के लिए हमेशा इंसान ऊपर के स्ट्रेटा में जाने की कोशिश करते रहता है। और फिर हमने उसके सिस्टम्स अलग अलग टाइप देखा हमने स्लेवरी भी देखा कि 18-19 सेंचुरी में सदर्न पार्ट ऑफ अमेरिका, एंशियंट रोम एंड ग्रीस में ये स्लेवरी हुआ करता था। आज के डेट में भी स्लेवरी इनडायरेक्ट फॉर्म में जरूर है, बॉन्डेड लेबर के या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके लिए प्रोटेक्शन भी दिया गया है। फिर हमने स्टेट के बारे में बात करी कि विच इज मोर स्पेसिफिक टू यूरोप, फ्यूडल यूरोप इन द 16-17 सेंचुरी, जहाँ पे हमने देखा चर्च, फिर नोबिलिटी और फिर पीजेंट्री, ये फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट, हमने इसके बारे में पढ़ाई की। उसके बारे में देखा कि अभी भी इसकी रिजिडिटी कम धीरे धीरे होती है। स्टेट सिस्टम का हमने कास्ट सिस्टम से भी कंपैरिजन किया। फिर हम हमारे कास्ट सिस्टम पे आ गए विच इज मोर स्पेसिफिक टू इंडिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आउटकास्ट। फिर हमने जातिस की बात की कि हाउ जातिज आर लिंक टू द ऑक्यूपेशन, ठीक है? जैसे गांधी है, परफ्यूम सेलर है, धोबी है, कोरी है, चांबार है, उसके बाद लोहार है, ये सारे इसके बारे में हमने देखा। आयरन स्मिथ एंड लेदर स्मिथ, ये सब हमने देखा। कास्ट सिस्टम में कैसे चेंजेस आए वो देखे, कास्ट सिस्टम किसके वजह से चेंजेस आए वो भी हमने देखा। इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एजुकेशन, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, क्या क्या चेंजेस हुए। लेकिन हमने ये भी देखा कि डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है। और आखिरी में हमने देखा हमारी क्लास सिस्टम, जहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर कि कौन कितना कमाता है, एलाइट क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, और सबसे नीचे
पुअर क्लास, जहाँ पे हमने ये सारे सिस्टम्स को हमने एनालिसिस करा और हमने ये देखा कि ये जो इनइक्वालिटीज है समाज में, इससे सच्ची में समाज को फायदा होता है कि नहीं होता है। रविंद्र जी कुछ बोल रहे हैं, नाउ द एंटायर लर्निंग इज बेस्ड ऑन क्लॉब्स एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। ओके, क्लॉब्स एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। और क्लास के हमने ये भी देखा कि ये जो इनइक्वालिटीज है समाज में, इस समाज का कुछ सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, तो दोनों हो रहा है। जैसे रजनी ने कहा कि कॉइन हैज टू साइड्स, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, कि भैया इंसान मेहनत करेगा तो ही जाके वो हायर पोजीशन पे जाएगा। सिर्फ सपने देख के तो अभी आईएएस बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आईपीएस बनने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि कल जाके बैठ गए, हाँ यू नो ओके हाँ हेलो ऐसा अपन बोर्ड क्वालिफाइड आदमी अपने को आईएएस बनने गए, भाई वो हकाल देंगे, ए भाई पहले एग्जाम देख के आया, प्रीलिम्स तो पास हो फिर बात करते हैं। तो आपको उस लेवल पे जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको एस्पायर करना पड़ेगा, तब जाके आपको क्वालिफिकेशन। तो फिर आप मेहनत करिए, अपने क्वालिफिकेशंस, आपका टैलेंट, आपके एक्सपर्टीज, प्रैक्टिकल नॉलेज ये बढ़ाइए, तब जाके आपको कोई भी ले लेगा जॉब में, कोई भी आपको कोई भी अच्छे बड़े वाले पोजीशन पे ले लेगा, लेकिन अदरवाइज नहीं लेगा कोई भी। एंड एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म, करप्शन, फेवरेटिज्म, यहाँ पे आपको कभी कभी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है और आपको वो जॉब नहीं मिलती है, या वो क्वालिफाइड इतना सब कुछ होने के बावजूद आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने के बाद एक अच्छी पोजीशन आपको नहीं मिलती है, बिकॉज ऑफ नेपोटिज्म, करप्शन, फेवरेटिज्म, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ओके, कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ठीक है। सो दैट वाज इट गाइस। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मुझे लगता है सब लोगों को समझ में आया होगा। आई ट्राइड टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी टू एक्सप्लेन यू, बहुत सिंपल एग्जांपल्स देके मैंने आप लोगों को कोशिश की। कल हम पढ़ेंगे विद रिगार्ड्स टू स्टेटस क्या होता है, रोल क्या होता है, ये दोनों इंटरमिंगल कैसे करते हैं, प्रेस्टीज क्या होता है, रोल स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, उसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। और किसी को कोई सजेशन देना है और किसी को कुछ बोलना है तो आप मुझे डेफिनेटली चैट बॉक्स में पूछ सकते हो अभी 2 मिनट में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 5 मिनट ज़्यादा ले लिया है सेशन। तो किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए, अदरवाइज थैंक यू सो मच एंड आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। मेरा यूट्यूब चैनल आप फॉलो करिए, आदित्य केदारी नाम है। मेरा फेसबुक पेज है आरकाएस एकेडमी, मेरा टेलीग्राम का भी चैनल है आदित्य केदारी _करंट अफेयर्स। आप मेरी प्रोफाइल फॉलो करिए। सी द ऑप्शनल सिलेबस सो हेल्प मोर विल, इंट्रोडक्शन सोशियोलॉजी सर, ऑल क्लासेस सर। डेफिनेटली अभी मोहन हम जो कर रहे हैं ना वो सोशियोलॉजी का बेस ही क्रिएट कर रहे हैं, ताकि फिर मैं कल जब सोशियोलॉजी ऑप्शनल स्टार्ट करूँ तो आप लोग आराम से एनरोल करके उसको पढ़ सको, आपका सारा डाउट्स क्लियर। आपको जो भी अभी मेरे सेशन अटेंड कर रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में, उनको आगे जाके सोशियोलॉजी ऑप्शनल और इंटरेस्टिंग और आसान लगेगा और बेहतर लगेगा, ठीक है। तो डोंट वरी यार, मैं कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। आई एम देयर, चिल। ओके, सो गाइज टेक केयर। कोरोना चल रहा है, अपने आप का ध्यान रखिए, अपने अपने हेल्थ संभालिए, अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड सर्कल को, सबको समझाइए, डोंट टेक रिस्क्स। ऑलराइट, तब तक के लिए शब्बा खैर, तब तक के लिए खुदा हाफिज, तब तक के लिए जय हिंद। विल मीट टुमारो एट 8 o'clock। टुमारोज टॉपिक स्टेटस एंड रोल्स इन सोसाइटी। कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। चलो बाय गाइज।